गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हमने 2 दिन पहले एक डाउट सेशन लिया था ऑनलाइन में, जिसमें अधिकतर मेरे से कॉलेज वाले विद्यार्थी जुड़े थे और 2027 या 28 उन विद्यार्थियों का टारगेट था। उन विद्यार्थियों के कहना था कि सर हम ग्रेजुएशन भी चल रहा है हमारा, तो हम इस ग्रेजुएशन के साथ इस प्रिपरेशन को कैसे करें। वही लोग आज की इस क्लास को फॉलो करें जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, करने की प्लानिंग कर रहे हैं, पर वे लोग ना फॉलो करें जो जबरदस्ती प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी के दबाव में। 25 वाले विद्यार्थी बिल्कुल भी इस क्लास को मत देखें, क्योंकि आपके किसी काम की नहीं है ये क्लास। पर यदि आप ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में हैं, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं, आपके लिए क्लास है। यदि आप गृहिणी हैं तो भी आपके लिए क्लास है, क्योंकि जनरली जो लड़कियों को घर में काम काज का बोझ आ जाता है तो वो तैयारी को मैनेज नहीं कर पाती होगी, तो थोड़ा सा उसको कैसे मैनेज कर सकते। देखो, रियल में ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि आपके पास टाइम बटा हुआ होता है। कॉलेज में भी टाइम देना है, तैयारी में भी टाइम देना है, घर गृहस्थी भले ही आपकी ना हो लेकिन परिवार तो है, इसलिए वहां पर भी थोड़ा बहुत टाइम चला ही जाता है। ग्रेजुएशन के साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक चांस होता है कि आप पहले प्रयास में सिलेक्शन ले सकते हैं। जनरली पहले प्रयास में सिलेक्शन के चांसेस सबसे कम होते हैं, और जिनका भी सिलेक्शन पहले प्रयास में होता है, अधिकतर 90% बच्चे जो पहले प्रयास में चयनित होते हैं, उसके पीछे का कारण यही होता है कि वो तैयारी पिछले 2 या 3 साल से कर रहे थे, और यही कारण रहा कि वो पहले अटेम्प्ट में तैयारी कर पाए। आजकल कुछ बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कक्षा 10वीं से कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, मत कराइए प्लीज। देखिए, जिंदगी एक ही बार मिली है और उस जिंदगी को आपको अलग अलग समय पर अलग अलग जगह उपयोग करना है। कक्षा 10वीं में आप उसे इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी का बोझ डाल देंगे तो जब उसकी वास्तविक तैयारी का समय आएगा, वो फिर किशोर अवस्था वाले काम ना करके वयस्क अवस्था वाले काम करेगा। जब वो वयस्क अवस्था में आएगा तो बुढ़ापे वाले काम कर लेगा। अच्छा नहीं होता है। चीजें समय के साथ होगी तो बेहतर होती है। मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि कक्षा 12वीं तक बच्चे को आईएएस की प्रिपरेशन के लिए थोड़ा बहुत बताते चले, लेकिन उसको डेली प्रिपरेशन करने का दबाव न डाले। लालियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी अपडेट। अनअकैडमी का सबसे बेस्ट ऑफर सिर्फ 17,999 में पूरे 1 साल का यूपीएससी सब्सक्रिप्शन अब सिर्फ 10 मई तक ही बाकी है। इसके साथ ही मिल रहा है फ्री एक्सटेंशन भी। टोटल 24 महीने की तैयारी सिर्फ एक बार के प्राइस में। तो देर मत करो, अभी जुड़ जाओ अनअकैडमी के साथ और अपने आईएएस बनने के सपने को करो सच। लिंक नीचे दिया गया है, इनरोल नाउ। याद रखिए, इस पृथ्वी पर हम केवल पढ़ाई करने के लिए अवतरित नहीं हुए हैं। यह 60, 70, 80 साल की जो जिंदगी है, उसमें हमें सभी प्रकार के जीवन के आयामों को उपयोग करना है, समझना है, ताकि हम इस पृथ्वी पर मानवीय अवतार को एक बेहतर तरीके से मानवीय रूप में गुजार सके। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उन माता पिताओं से जो 10वीं, 11वीं और 12वीं में, या फिर उनका बच्चा अगर कह रहा होगा कि आईएएस की तैयारी करनी है, तब भी उसे रोकिए। उसे कहो कि थोड़ा बेटा बड़े हो जाओ, तुम्हें लगता हो तो शौक के खातिर कुछ वीडियो जरूर देखो, लेकिन ये जो डेली क्लासेस करने का जुनून आ जाता है, ये शुरुआती तौर पर अच्छा होता है, लेकिन जब उसकी परिपक्वता बढ़ेगी, जब उसके अंदर मैच्योरिटी आएगी, तो उन शब्दों को, उन कंसेप्टों को वो उस दिशा में समझ पाएगा जिस दिशा में शिक्षक समझाना चाहता है। साथ ही साथ वो जिंदगी बोरियत महसूस नहीं करेगा। आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। मैं मान के चल रहा हूं कि आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हैं। हम बात 2 साल के प्लानिंग की कर रहे हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर है तो आप अभी एनसीईआरटी, और सेकंड ईयर है तो भी एनसीईआरटी पर काम कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये प्लानिंग है। जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं
वो मेरी ये वाली स्ट्रेटजी वाली क्लास ना देखे, बल्कि मैंने 2025 के लिए जो प्लानिंग बताई है या 26 के लिए जो स्ट्रेटजी बताई है उस पर ज्यादा गौर करें। देखो हमारे सामने क्या क्या टारगेट है, पहले ये समझ लेते हैं कि पढ़ना क्या है, लक्ष्य क्या है। यूपीएससी की प्रिपरेशन में आप सभी को पता होगा कि पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होता है जो कि 200 अंकों का जीएस का पेपर होगा और 200 अंकों का सी सेट का पेपर होगा। सी सेट में आपको 66 मार्क्स लाने पड़ेंगे, इससे कम आने पर इधर के अंकों को जोड़ा या देखा नहीं जाएगा, आप फेल होंगे। तो मिनिमम 66 मार्क्स यहां पर चाहिए, इससे ज्यादा भी चलेंगे। बाकी जीएस में 75 से लेकर 105 110 नंबर तक का कट ऑफ जाता है, जो ये तय करता है कि आप प्रीलिम्स पास होंगे या नहीं। प्रीलिम्स पास होने के बाद आपको मेंस में लिखने के पेपर होते हैं, 4 पेपर जीएस के होते हैं, 2 पेपर ऑप्शनल का होता है और 1 पेपर निबंध का होता है। 7 पेपर के अलावा 2 पेपर और होते हैं जिसको हम लैंग्वेज के पेपर कहते हैं। इस लैंग्वेज के पेपर को 300 नंबर के होते हैं और इसमें 75 नंबर आपको लाने होते हैं क्वालिफाइंग के लिए। अगर ये पेपर में 75 नंबर नहीं आए तो ये पेपर चेक नहीं होंगे, जो 250 नंबर के टोटल पेपर होते हैं। कुल 1750 अंकों का आपका मेंस होता है और इसी में अगर आपने 800-900 नंबर लाए तो आप पास मान लिए जाते हैं। तो इधर पासिंग के लिए 75-105 नंबर के बीच में कोई नंबर आते हैं, जो डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर, कितने स्टूडेंट है, कितनी सीट्स थी। 1750 में लगभग 800-850 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। 275 अंकों का आपका इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू में 30-45 मिनट तक ये इंटरव्यू चलता है और नंबर जनरली 60 से लेकर तो 210 के बीच में आते हैं, वो डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसे हुआ। डायरेक्ट इंटरव्यू की तैयारी मत कर देना, डायरेक्ट इंटरव्यू की तैयारी करने वाले कॉमेडी कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू की तैयारी करने वाले कॉमेडी का वीडियो बना सकते हैं, वो आईएएस नहीं बन सकते हैं। हाँ, आप प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि दोनों की तैयारी एक साथ होती है। बस इतना ही अंतर होता है कि यहाँ ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं और यहाँ सब्जेक्टिव। जवाब वही दे पाएगा जिसका कंसेप्ट क्लियर होता है। तो हम पहले तय कर लेते हैं कि हमें लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य है यूपीएससी में सिलेक्शन। लेकिन इस लक्ष्य के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है? तो इस लक्ष्य के लिए हमें सबसे पहले अपने बेस को मजबूत करना है और उसके लिए हमारे पास है एनसीईआरटी सीरीज। एनसीईआरटी सीरीज, अगर कोई शिक्षक आपको एनसीईआरटी पढ़ाए तो ही पढ़ा करिए। मैंने अधिकतर लोगों को देखना मैंने पूरी क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ाई है, सभी की सभी। YouTube पर 90% डालिए, लेकिन मैंने ऑफलाइन कक्षा में लगभग सभी एनसीईआरटी पढ़ाई है। और उसको पढ़ाते समय मैंने महसूस किया कि ये जो टॉपर और आजकल के जो नए नए एजुकेटर आए हैं वो आपसे कहेंगे पहले एनसीईआरटी पढ़ लो। मैंने कहा भाई आपने पढ़ के देखी? सच में कठिन एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी आप यदि पढ़ने बैठोगे तो सच में समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अधिकतर एनसीईआरटी में कोई कहानी या फ्लो नहीं है, बल्कि एनसीईआरटी में या तो परिभाषाएं दी गई हैं या किसी मुद्दे को सरलता से समझाने की जगह पर उस मुद्दे के आसपास की बातों को दिया गया जो फैक्ट के रूप में है। तो अगर कोई एनसीईआरटी पढ़ाने वाला टीचर आपके पास है तो मैं कहूंगा आप एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई पढ़ाने वाला टीचर नहीं है तो यह भ्रम दिमाग से निकाल देना कि मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा और तब जाकर मेरा बेस क्लियर होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में कोई बेस क्लियर नहीं हो पाते हैं। ये वास्तविकता यही है। और ये कब बता रहा हूं मैं? जब मैंने एक एक एनसीईआरटी पढ़ी है। मैं आपको ओपनली चैलेंज देता हूं कि YouTube पर आपको 100 वीडियो में 99 वीडियो वाले कहेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पहले कवर करो। लेकिन मैं अकेला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने एक एक एनसीईआरटी पढ़ी है, पढ़ाई है, और एक बार नहीं 4-4 5-5 बार पढ़ाई है। और ये महसूस किया है कि एनसीईआरटी को सच में विद्यार्थी उतनी सरलता से नहीं समझ सकता जितनी सरलता से किसी शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए विषय को समझ सकता है। हाँ, शिक्षक अगर पढ़ा रहा हो, उनके साथ आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी आसान जाएगी, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा टारगेट है एनसीईआरटी को कवर करना, हमारा टारगेट है क्लासेस को कंप्लीट करना। जो भी शिक्षक उस विषय की क्लासेस को बढ़ा रहा होगा, सब्जेक्ट वाली जो भी सब्जेक्ट की क्लासेस होती हैं, हमारा टारगेट है कुछ स्टैंडर्ड बुक होती है, स्टैंडर्ड बुक होती है
जो जानी मानी किताबें हैं। फिर हमारा टारगेट है PYQ को कवर करना, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और फिर हमारा लक्ष्य है कि हम टेस्ट सीरीज को लगाते चलेंगे। तो इन 5 लक्ष्यों को हम डिवाइड करते चल रहे हैं कि ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी कैसे कवर करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में स्टूडेंट है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए वो NCERT पढ़ना चाह रहा है तो केवल तभी पढ़े जब उसके पास कोई टीचर या एजुकेटर है। अब वो एजुकेटर जरूरी थोड़ी है कि आपके घर पे रहता होगा, वो ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो सकते हैं, वो YouTube पर आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं, वो ऑफलाइन लेकर 30 दिन लग जाएंगे। तो 30 से 40 दिन में भी आप ये काम कर सकते हैं। दूसरी NCERT जिसको आप पढ़ सकते हैं वो है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की NCERT 6 to 12 पढ़ सकते हैं और इसको पढ़ने के लिए 60 दिन लगेंगे ही। बड़ा सब्जेक्ट है, अगर 10-12 दिन ज्यादा भी लग जाए तो घबराना नहीं, तुम्हें जल्दी नहीं करना है, तुम्हें चीजें पूरी और बेहतर करनी है। इस बात पर ज्यादा गौर करिएगा। ज्यादा बोर हो जाते हैं तो 11वीं और 12वीं की NCERT कर लोगे तो भी चल जाएगा। तीसरी होती है हिस्ट्री की NCERT, थोड़ी इसमें कहानियां कम हैं और फ्लो भी कम है। तो 6वीं से 12वीं की NCERT अगर आप देखोगे तो राजस्थान बोर्ड की या फिर महाराष्ट्र बोर्ड की, तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की NCERT ज्यादा अच्छी है। तो यदि आप राजस्थान में हैं, यदि आप महाराष्ट्र में हैं, यदि आप तमिलनाडु में हैं तो वहां की ले लीजिए। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो गरीबों का सहारा NCERT हमारा, यही हमारे पास रहेगा। और चौथा होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी इसमें केवल 9th 10th 11th 12th की आती है और मेरे हिसाब से इसमें भी सिलेक्टेड NCERT 9th 10th और 11 में भी केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। यहां मैं आपको कहूंगा कि अगर आपके पास S चंद की किताब होगी तो S चंद की NCERT थोड़ा डिटेल में दी हुई है, बहुत अच्छी दी हुई किताब है। लेकिन फिर भी वही राजस्थान, महाराष्ट्र या तमिलनाडु आपके पास है तो आप इस NCERT को भी कवर कर सकते हैं। पहला टारगेट अगर हम बात करें तो 2-2 महीनों के हिसाब से तय करिए और यहां पर केवल 30 डेज का टारगेट रखिए। इतना आपको कवर करना पड़ेगा। कॉलेज मान लीजिए कि आपका सुबह लगता है 8 बजे से लेकर तो दोपहर के 12 बजे तक या 3 बजे तक। डेली आपको 2-2.5 घंटे देने होंगे। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा डेडिकेटली काम करें तो 3 घंटे करिए। 2 NCERT डेली पढ़िए, 1.5 घंटे में 2 NCERT कवर कर सकते हैं ताकि आप प्रॉपर तरीके से NCERT को कवर कर पाएंगे। मतलब मोटे तौर पर 9 से 10 महीनों में आपने NCERT पढ़ी है। पढ़ी मतलब खुद नहीं पढ़ी है, किसी शिक्षक ने आपको पढ़ाया था और तब जाकर आपने उस NCERT को कवर किया है। आप कहेंगे सर मेरे पास कोई टीचर नहीं है, मत पढ़ो NCERT, पहले शिक्षक पढ़ा देगा फिर NCERT पढ़ लेना ताकि NCERT के कंसेप्ट, उसकी कही गई बातों को तुम बेहतर तरीके से समझ सको। ऐसा कहीं कोई जरूरी नहीं है कि NCERT नहीं पढ़ी तो टीचर नहीं समझ सकते हैं, मूर्खता है ये। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि जब कोई शिक्षक विषय पढ़ाता है तो वो 0 से शुरू करता है, क्योंकि वो जानता है कि सामने वाले व्यक्ति को उस विषय के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो बिल्कुल 0 से पढ़ाए। तो मान लीजिए कि आज नवंबर खत्म होने वाला है, आप 1 दिसंबर से NCERT की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आप मुझे कह सकते हैं कि सर 31 अगस्त का टाइम पीरियड देता है, 31 अगस्त 2025 तक आप अपनी NCERT को कवर कर सकते हैं। ये उन विद्यार्थियों के लिए जिनके पास NCERT के शिक्षक है। और घबराओ नहीं, YouTube पर आप मेरी ज्योग्राफी की पूरी NCERT मिल जाएगी, हिस्ट्री की लगभग NCERT मिल जाएगी, पॉलिटी की पूरी NCERT मिल जाएगी, आपको मेरी इकोनॉमी की भी कुछ NCERT की कक्षाएं मिल जाएगी। तो बहुत कुछ आप कवर कर सकते हैं। और अगर आपके पास इसके बाद पढ़ने की क्षमता और समझने की योग्यता आ गई तो बची हुई NCERT कवर की जा सकती है, क्योंकि एक बेसिक फ्लो और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये कॉलेज के विद्यार्थी अपने शुरुआती समय में समझने के लिए, बेसिक बातों को क्लियर करने के लिए कर सकते हैं। पर अब दूसरा पड़ाव आ जाता है क्लासेस। मैंने कई सारे विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रम देखा है कि
कि सर मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूं। पहले समझ लीजिए कि सेल्फ स्टडी होती क्या है। जब आप किसी चीज को समझने के बाद स्वयं उसको याद करते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं और उसके विषय में उत्तर लेखन करते हैं, तो हम इसको कहते हैं सेल्फ स्टडी। आप खुद किताब उठाकर पढ़ने नहीं लग जाते, क्योंकि हर व्यक्ति इलॉन मस्क नहीं हो सकता है कि किताबें पढ़कर रॉकेट बना ले। हर व्यक्ति के अंदर इतनी बुद्धिजीविता नहीं होती है। हो सकता है कि आपके अंदर इतनी क्षमता हो तो बिल्कुल आप अपनी किताब उठाइए और सीधा ज्ञान की प्राप्ति कर लीजिए। क्या आप केवल किताब को पढ़कर जीडीपी के कंसेप्ट को समझ सकते हैं? क्या आप भूगोल में केवल किताब पढ़कर प्लेट टेक्टोनिक का कंसेप्ट समझा सकते हैं या समझ सकते हैं? क्या आप किताब को उठाकर पॉलिटी में संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति व्यवस्था के अंतर को समझ सकते हैं? संभव नहीं है। इसलिए इसे सेल्फ स्टडी मत कहिए, यह मूर्खता है। और इसी के चक्कर में बच्चों के 2-2 3-3 साल बर्बाद हो रहे हैं और बाद में कहते हैं कि सर यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है। मास्टर मोटिवेशन देने लग जाते हैं तो बच्चे को अट्रैक्शन आ जाता है और आईएएस की तैयारी करने आ जाता है। कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, ऐसी बातें आपके जहन में आती हैं। ऐसा कुछ मत करिए। अगर आपके सच में तैयारी का मन है तो अंदर आइए और अंदर आने के लिए एक शिक्षक, एक संस्था या एक क्लासरूम की मदद लीजिए। मैं 5 साल से प्रीलिम्स दे रहा हूं, पीटी नहीं निकल पा रहा है। मैंने पूछा भाई कैसे कर रहे हो? सर मैं बस यूट्यूब पर कभी कभार इधर की क्लास देख लेता हूं, कभी उधर की क्लास। क्या आपने एक सिस्टमेटिक वे से पूरी कक्षाओं को कवर किया? क्या आपने एक सिस्टमेटिक वे से साइंस टेक्नोलॉजी में जाना कि स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होती है, फिर बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, फिर नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, फिर रोबोटिक्स क्या होता है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होती है, फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्या होती है, फिर क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है? क्या आपने जाना कि डिफेंस में हमारे पास किस तरीके का कंसेप्ट है? क्या आपने प्रॉपर तरीके से उस विषय को एक सीक्वेंस वाइज कंप्लीट किया? और यदि नहीं तो कैसे उम्मीदें करते हैं कि 100 में से 5 सवाल 7 सवाल जो साइंस टेक्नोलॉजी के आएंगे तुम पकड़ पाओगे? और फिर बाद में शिकायत दर्ज करोगे कि यूट्यूब से पास नहीं हो पाते। यूट्यूब से भी पास हो सकते हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में चीजों को करिए, कंटिन्यूअसली करिए। रेंडमली अगर इधर उधर की कहानियां कर रहे हैं तो ये कोई 10वीं और 12वीं की परीक्षा नहीं है। कठोर शब्द इसलिए उपयोग करता हूं बेटा ताकि आपको क्लियरली रहे, आपका युवा अवस्था है, आपकी समय, आपका पैसा और आपकी एनर्जी तीनों बर्बाद हो सकती है यदि आप गलत ट्रैक पर आ गए। इसलिए पहले स्वीकार कर लीजिए कि मुझे तैयारी कैसे करनी है। क्या मैं सेल्फ स्टडी के बलबूते कर पाऊंगा? क्या मैंने सेल्फ स्टडी से कक्षा 10वीं पास की थी? अपने आप से पूछे कि अगर मैं आज आपसे कहूंगा कि आप स्कूल मत जाना और कक्षा 12वीं पास करके देना, मेरे पॉइंट पर गौर करना, एक भी दिन स्कूल मत जाना और कक्षा 12वीं पास करके देना, जो भारत में टॉप 1000 बच्चे आएंगे उसमें रैंक लाके देना, मेरी बात पर गौर करना। और अगर आपका जवाब यस निकलता है तो सेल्फ स्टडी कर देना। सेल्फ स्टडी जो तुम्हारे अकॉर्डिंग सेल्फ स्टडी है, मेरे अकॉर्डिंग वो सेल्फ स्टडी नहीं है। क्या आप घर पर बैठकर कक्षा 12वीं में भारत के टॉप 1000 बच्चों में आ सकते हैं? यदि हां तो फिर आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, और यदि ना तो पहले अपने आप की सच्चाइयां पहचानिए। कंपटीशन के कारण हमें एक टीचर की मदद पड़ती है। जो भी टीचर आप चुन रहे हैं वो आपको उस विषय का गहन नॉलेज दे और उस विषय को कंप्लीट कराए। अगर वो विषय कंप्लीट हो जाता है तब जाकर आप ये पहला कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं कि हाँ मेरी तैयारी अब सही दिशा में जा रही है। तो क्लासेस में क्या करना है? हम सबसे पहले एनसीईआरटी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो इन 5 विषयों का टारगेट रखते हैं। कौन से विषय हैं जो बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं? हिस्ट्री जैसा विषय है, इतिहास जिस विषय की हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिस्ट्री में हमें मॉडर्न हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इन 4 चीजों को बढ़िया से कवर करना है। फिर दूसरा विषय होता है ज्योग्राफी। इस ज्योग्राफी में भी हमें 4 चीजों को कवर करना होता है। फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, मैपिंग, इन 4 चीजों को हमें बढ़िया से कवर करना होता है। फिजिकल ज्योग्राफी को कुछ लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी कह देते हैं। फिर
तीसरे नंबर पर आता है पॉलिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही ज्यादा सवाल इसमें से आते हैं। ऐसे कोई क्लासिफाइड नहीं, इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बढ़ता ही जा रहा है इसका महत्व। और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम ये 5 सब्जेक्ट का टारगेट रखते हैं। कितना समय लगेगा भाई इन 5 सब्जेक्ट को कवर करने के लिए? हिस्ट्री को कवर करने के लिए अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो 2 महीने 2.5 महीनों में हो जाती है, नहीं पढ़ी है तो लगभग 3 महीने, 90 दिन इसको पकड़ लीजिएगा, 90 दिन इसको पकड़ लीजिएगा, पूरे 3 महीने इसको लग जाएंगे। पॉलिटी को कवर करने में लगभग 90 दिन या 75 दिन पकड़ लीजिए। इंडियन इकोनॉमी को कवर करने में 90 दिन पकड़ लीजिए। इकोलॉजी इन्वायरमेंट को कवर करने में 40 दिन में काम हो जाता है। मोटे तौर पर कहे तो 3, 3, 6, 3, 9, 12 और 1 लगभग 13 महीनों का समय इसमें लगेगा। अब 13 महीने, अगस्त में आपने चीजें कंप्लीट कर ली थी तो 1 सितंबर से लेकर तो 1 सितंबर 2025 से लेकर 1 अक्टूबर 2026 तक में आपने इन 5 विषयों को बहुत बढ़िया से कवर कर लिया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं सर? फिर अब हमारे पास बचा है अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना। क्या कवर करेंगे हम इसमें महोदय? हम इसमें कवर करेंगे पूरा का पूरा सी सेट, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट है। साथ ही साथ छोटे छोटे सब्जेक्ट, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, छोटे छोटे सब्जेक्ट में इंडियन सोसाइटी, कुछ नहीं 7-7 दिन के सब्जेक्ट है। 1 महीने में ये 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे, 1 महीने में ये सब्जेक्ट हो जाते हैं। और डेली सी सेट हमें उस समय कवर करना होगा ताकि 1-1.5 घंटा हम सी सेट को देते रहेंगे। इंडियन सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इन चीजों को जब कवर कर रहे हैं तो यहां एक छोटी सी चीज मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे मान लीजिए कि जब आप नेक्स्ट ईयर में बात करेंगे, अगस्त 2025 में हम बात करेंगे, तो यहां तक आप 3 घंटे पढ़ रहे थे, लेकिन यहां पर अब आप 5 घंटे की पढ़ाई करेंगे, 5 घंटे की पढ़ाई करते चलेंगे। इस 5 घंटे में आप 2.5 घंटे एक सब्जेक्ट लेंगे और 2.5 घंटे आप ऑप्शनल का सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आप कहेंगे सर ऑप्शनल अभी तय नहीं हुआ है, तो 2 जीएस के सब्जेक्ट 2.5 घंटे के लेना। फिर से बता दे रहा हूं मैं, सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है? एनसीईआरटी सीरीज डेली 3 घंटे की पढ़ाई करनी है। फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में अगर हम हैं तो कितना टाइम लगेगा? तो 2-2 विषय को लेते हुए लगभग 7-8 महीने आपके पास हैं, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। 31 अगस्त 2025 को आपका मान लीजिए एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाता है। अब आप 5-5 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, या तो डेली 2 सब्जेक्ट ले रहे हैं जीएस के, या फिर 1 सब्जेक्ट जीएस का और 1 ऑप्शनल का ले रहे हैं, तब भी आप ऑप्शनल के साथ इसको पूरी तरह से कवर कर देंगे। अगर आप 2 जीएस के ले रहे हैं तो जहां 90 दिन 180 दिन लग रहे थे, 90 दिन में दोनों कवर हो जाएंगे, 3 महीने बच जाएंगे, तो ऑप्शनल को कवर कर लेना। आप अगर कोई सब्जेक्ट 2-2 साथ में लेते चलोगे तो बहुत बढ़िया से ये चीजें कवर हो जाएगी। मतलब आपका दिसंबर 2026 सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, कहने का अभिप्राय यही है। यहीं पर आप अपना एथिक्स का सब्जेक्ट चाहे तो कवर कर सकते हैं ऑप्शनल के खत्म होने के बाद। एथिक्स ऐसे मत पढ़ना, ऐसे सबसे लास्ट में हम कवर करेंगे जब हमारा पीटी पास हो जाएगा। पुनः रिपीट कर रहा हूं, दिसंबर 2024 से अगस्त 2025 एनसीईआरटी, ये मैक्सिमम टाइम बताया मैंने, अगर आप कम से कम में कर सकते हैं तो भी बेस्ट है। अगस्त 2025 से सितंबर 2026 जीएस के 5 सब्जेक्ट ऑप्शनल प्लस एथिक्स। दिसंबर 2026 सीसेट, छोटे छोटे जितने भी सब्जेक्ट, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बचा है, इंडियन सोसाइटी बचा है, डिजास्टर मैनेजमेंट बचा है, गवर्नेंस हुआ है, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी बचा है, उसको कवर कर लेंगे हम लोग। अब आते हैं जनवरी 2027 से लेकर मई, क्योंकि मई में जनरली परीक्षा होती है। अब इसी में हमें क्या करना है? पीवाईक्यू, रिवीजन, पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज। अब यहां एक बात बड़ी समझनी है,
देखो, क्योंकि आप केवल 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर केवल 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में हर 3 महीनों के बाद आप 5-10 दिन का गैप लीजिए, जिस 5-10 दिन में आप अपने पुराने विषय जितने भी कंप्लीट हुए उसको याद करते चलिए। एनसीईआरटी करो या क्लास करो, नोट्स अपने हाथ से बनाओ, जैसे भी बन सकते हैं, क्योंकि अपने हाथ से बने हुए नोट्स को हम इस समय यूटिलाइज करेंगे जहां हमने रिवीजन लिखा है, क्योंकि उन्हीं नोट्स को हम याद करेंगे, उसी पर आधारित पीवाईक्यू हल होगा, जो भी क्वेश्चन गलत होगा उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे। दोनों बेस्ट होने के बाद टेस्ट सीरीज में नंबर अपने आप बेस्ट आते जाएंगे। जैसी पीटी पास होगा फिर हम मेंस की तैयारी बहुत डेडिकेटली केवल रिवीजन और आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग के तहत प्रैक्टिस करेंगे। क्या आपको शुरुआत में आंसर राइटिंग करनी चाहिए? नहीं, शुरुआत में आंसर राइटिंग इसलिए मत करिएगा क्योंकि अभी पहले कंसेप्ट को बिल्डअप करिए। सर फिर मैं करंट अफेयर कब करूंगा? आइए, करंट अफेयर अब जैसे दिसंबर से करंट अफेयर क्या करिए, शुरू करिए। केवल सुनना, कब तक सुनते रहें? दिसंबर 2025 तक आप करंट अफेयर को सुनते चलिए, क्योंकि बस सुनना है, आपको पता चलना चाहिए मार्केट में कौन सी न्यूज चल रही है, मास्टर किस न्यूज को कैसे बताता है। जनवरी 2026 वहां से वीकली करंट अफेयर कवर कर लीजिए, बढ़िया से उसके नोट्स बनाइए। कोई न्यूज़पेपर नहीं, कोई मैगजीन नहीं, अगर आप वीकली करंट अफेयर प्रॉपरली कवर कर रहे हैं तो 2026 से संडे के दिन एक दिन आपको डेडिकेट करना है जिसमें करंट अफेयर आप कवर करते चलेंगे। बाकी दिन जैसा आपको बताया गया है वही चलता जाएगा। यहां मैं एक बात और क्लियर कर दूं, सिलेबस सच में बहुत बड़ा है, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हैं। अगर आप एक प्रॉपर वे में चीजें कंप्लीट नहीं कर पाए तो पहले अटेम्प्ट तक आते आते आपके अंदर यही शिकायत रहेगी कि मेरा सिलेबस नहीं हो पाया था। तो कॉलेज वाले विद्यार्थी हो या गृहिणी हो, पहले साल 3 घंटे की पढ़ाई, अगले साल 5 घंटे की पढ़ाई का टारगेट रखो। आईएएस बनने के लिए जो लोग 12-13 घंटे पढ़ते हैं वे आईएएस नहीं बनते हैं, पागल बन जाते हैं, मूर्खता है। 12-13 घंटे की पढ़ाई लास्ट के समय में होती जरूर है, लेकिन पूरे साल भर संभव नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर 8-10 घंटे भी आप पढ़ लेते हैं तो एक्सट्रीम मान लीजिएगा कि यू आर ए बेस्ट स्टूडेंट, आप सबसे बेहतरीन हैं। क्लास अगर आप 5 घंटे की करने के बाद 3-4 घंटे अगर उसको दे रहे हैं फिर तो आप बहुत बेस्ट स्टूडेंट माने जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर ज्यादा लोड मत लेना, केवल एनसीईआरटी पढ़ने का टारगेट रखिए, या सेकंड ईयर में अगर आप है तो। नेक्स्ट ईयर में आपको पूरा प्रॉपर सिलेबस कवर करना है। समय अगर आपके पास कम है तो आप 5 घंटे को 6 घंटे में बदल सकते हैं, ये आपको मैनेज करते आना चाहिए। ये मैंने जो बातचीत की है वो अपने एक नॉर्मल ट्रेंड में बताई चीजें हैं कि आप इसके अकॉर्डिंग चीजों को कवर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि सर मुझे एक प्रॉपर गाइडलाइन में चीजों को कवर करना है तो बताइए कि मैं क्या क्लासेस कर सकता हूं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप कॉलेज भी जा रहे हैं ऑनलाइन क्लास करिए, ताकि घर पे ही आकर आप अपनी क्लासेस को सही समय पर पूरा कर सकते हैं। दिल्ली आना है तो प्री पास होने के बाद आइए ताकि टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सके, माहौल का फायदा उठा सके। लेकिन जब तक आप अपने घर बैठे हैं ऑनलाइन कक्षाएं आपके पास अवेलेबल हैं। अनअकैडमी का सबसे बेस्ट ऑफर सिर्फ 17,999 में पूरे 1 साल का यूपीएससी सब्सक्रिप्शन अब सिर्फ 10 मई तक ही बाकी है। इसके साथ ही मिल रहा है फ्री एक्सटेंशन भी, टोटल 24 महीने की तैयारी सिर्फ एक बार के प्राइस में। तो देर मत करो, अभी जुड़ जाओ अनअकैडमी के साथ और अपने आईएएस बनने के सपने को करो सच। लिंक नीचे दिया गया है, इनरोल नाउ। इन सारी कहानी का सार यही है कि सिस्टमेटिक वे में यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ही समझिएगा कि इस परीक्षा में आपकी कुछ उम्मीदें हैं। अन्यथा फॉर्म भरने वाले 7 लाख लोग हैं, सिलेक्शन लेने वाले 1,000 बच्चे हैं, फाइनली 6,99,000 हर साल आते हैं चले जाते हैं। लड़ाई लंबी है, मेहनत मांगती है और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी कंसिस्टेंसी मांगती है कि आप निरंतर मेहनत कर सकते हैं। मैंने आपको एक बहुत बड़ी बात बता दी है कि तैयारी करने के लिए आते 100 लोग हैं, लेकिन कोर्स कंप्लीट करने तक 20% बचते हैं। 80% फिर इधर उधर की मित्रता में फंस जाते हैं, कुछ राजनीति में चले जाते। राजनीति मतलब उधर ही बच्चों की राजनीति भी शुरू हो जाती है, वो जानने लग जाते कि यूपीएससी ये बदलने वाली है, वो बदलने वाली, सब कहानियां बनना शुरू हो जाती। 20% बच्चे
होते हैं जो डेडिकेटली चीजों को कवर कर रहे होते हैं। अगर आप उस 20% में हैं तो आपका स्वागत है। अनअकैडमी में सीरियस कैंडिडेट अगर आते हैं, हमें भी खुशी होती है कि हाँ, एक अच्छा बैच हमारे सामने आया है जिसमें सफलता की दर भी बहुत अच्छी होती है, तो टीचर भी उत्साहित होकर हर विषय कवर कराते हैं। आप यदि हमसे सारे सब्जेक्ट कवर करना चाहते हैं तो केवल एक ही प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी का, जहां आप सारे सब्जेक्ट हमसे कवर कर सकते हैं। ये बातचीत उन विद्यार्थियों को डेडिकेट थी जो ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या घर में गृहिणियां हैं जिनको तैयारी करनी है, तो वो अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करें तो चीज़ें बेहतर हो पाएगी। 3 घंटे निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप प्रिपरेशन में लग गए फिर 5 घंटे निकालना कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। 24 घंटों में 8 घंटे सोने के जाने दीजिए, 8 घंटे आपके कामकाज कॉलेज के जाने दीजिए, 8 घंटों में 5-6 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं, बढ़िया से चीज़ें कवर होती हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। यदि आपका कोई डाउट होगा तो मैं इस क्लास के बाद के डाउट ज़रूर लूँगा कि आपको कोई दिक्कत ना रहे। बाय।